पिछले एपिसोड में आपने सुना कि इंद्र सूर्यवंशी इस वक्त काफी परेशान थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि रात में आने वाला शख्स आखिर है कौन। वहीं दूसरी तरफ विकल्प भी इंडिया आ चुका था और प्रत्युष किसी को ढूंढ रहा था। अब आगे मृदुल के जाते ही प्रत्युष सीरियस हो गया। कुछ सोच उसका चेहरा भयानक हो गया। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, रात में होने वाली मीटिंग। सूरज ढलने में बस कुछ ही समय बाकी था। वही ब्लू डायमंड पैलेस के हाल में ओमजा, रिद्धि और दिग्विजय जी भी परेशान बैठे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। ओमजा अपने सर पर हाथ रख सोफे पर बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें ऐसे घबराता देख रिद्धि उनके पास आकर बैठी और उनके दोनों कंधों को पकड़ उसे हिम्मत देते हुए बोली, ओमजा, तुम हिम्मत रखो। आज वो दिन आ गया है जब तुम्हें वहां एक बार फिर से कदम रखना होगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और याद रखना, तुम्हारे बेटे ने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है, तो तुम उसकी मेहनत बर्बाद मत जाने देना। आज तुम उस घर की बड़ी मालकिन बनकर नहीं बल्कि प्रत्युष सूर्यवंशी की मां बनकर जाओगी। उनकी बात सुन ओमजा उसे डरी हुई नजरों से देखने लगी। वही ओमजा को ऐसे देख दिग्विजय जी उनके पास आते हुए बोले, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी ओमजा, और अपने बेटों की मेहनत पर विश्वास भी करना होगा। आज एक बार फिर से तुम्हें अपने अतीत से रूबरू होना पड़ेगा। इतना बोल वो रुके और एक गहरी सांस लेते हुए आगे बोले, वो कहते हैं ना, आपके कर्मों का फल आपको इसी जन्म में मिलता है, और अभी तक उन्हें उनके किए गए पापों का फल नहीं मिला। उन्हें उनकी की गई गलती का भुगतान करना होगा। वो दरिंदे खुशी खुशी अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते, यह बात तुम भी जानती हो। इतना बोल दिग्विजय जी ओमजा के चेहरे को देखने लगे। वही ओमजा उनकी बात सुन थोड़ी शांत हुई। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत करके खड़ी हुई। फिर उसने रिद्धि और दिग्विजय जी को देखते हुए कहा, भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे हिम्मत करनी होगी। मैं उन्हें उनके पापों की सजा नहीं दे सकती थी, लेकिन मेरा बेटा आज इस काबिल है कि वह उन्हें उनकी करतूत की सजा दे। इसलिए मैं नहीं रोऊंगी, ना ही अपनी हिम्मत टूटने दूंगी। आज होगा उन लोगों से मेरा आमना सामना। आज जाऊंगी मैं वहां। इतना बोल उसने रिद्धि और दिग्विजय जी को देख एक गहरी सांस ली। फिर आगे बोली, जाइए भाई साहब, आप लोग भी तैयार हो, ये आने वाला होगा मेरा बेटा, फिर हमें चलना भी है। इतना बोल ओमजा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ओमजा को अपने कमरे की तरफ जाते देख रिद्धि और दिग्विजय जी ने एक नजर एक दूसरे को देखा, फिर अफसोस के साथ दोनों अपने कमरे में चले गए। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी हवेली के बाहर एक ब्लैक कलर की BMW खड़ी थी। उस कार के आसपास और भी गाड़ियां खड़ी थी। इस वक्त हवेली के बाहर एक भी गार्ड मौजूद नहीं था, क्योंकि सभी गार्ड्स इंदर के सिक्योरिटी की तैयारियों में बिजी थे। वहीं बाहर खड़ी सारी गाड़ियों के बीच वाली गाड़ी जो काफी लग्जरी थी, उसमें से दो लड़के बाहर निकले। उनमें से एक लड़का और कोई नहीं बल्कि विकल्प था। वह अपने डार्क नजरों से पूरी हवेली को घूर रहा था। उसकी नजरें हवेली के चारों ओर घूम रही थी। उसके आंखों में एक आग देख रही थी, जलाकर खाक कर देने की आग। काफी देर तक उस हवेली को घूरने के बाद विकल्प ने एक गहरी सांस ली। उसके इस सांस में एक अफसोस झलक रहा था, जो उसके दिल में एक टीस की तरह चुभ रहा था। विकल्प को ऐसे देख ऋषभ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे देखने लगा। उसके हाथ रखने से विकल्प किसी ख्याल से बाहर आ गया। उसे ऐसे देख ऋषभ बोला, बस कर भाई, अपने जज्बातों पर काबू रख, और ये याद रख कि तू कौन है। विकल्प सूर्यवंशी है तू। इतना बोल ऋषभ उसे हिम्मत देने लगा। फिर ऋषभ आगे बोला, चल भाई, घर पर सब इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल और विकल्प के चेहरे को देखने लगा। वही विकल्प उसकी बात सुन अपना सर हाँ में हिला दिया और अपनी लग्जरी BMW में बैठ वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी हवेली में इंदर सूर्यवंशी हवेली के हॉल में बैठे थे। उनके सारे गार्ड्स उनके सामने एक लाइन से खड़े थे। सबसे आगे उन सभी गार्ड्स का हेड और उससे आगे सैम खड़ा था। सैम के चेहरे से लग रहा था कि वो काफी परेशान है। शायद उसे आने वाले खतरे का अंदाजा हो गया था। तभी इंद्र सूर्यवंशी सैम को देख बोले, कुछ देर में वो लोग यहाँ आ जाएंगे, तो मीटिंग की सारी तैयारी कर ली है ना तुमने? कोई भी गलती ना होने पाए, और अगर वो वही है जो मैं सोच रहा हूँ, तो याद रखना इस बार वो यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। इतना बोल वो कुछ सोचते हुए आगे बोले, अगर वो बच गया
तो मैं नहीं बचूंगा। इतना बोल वो सैम को देखने लगा। वही इंदर की बात सुन सैम ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वही सामने खड़े गार्ड्स में से एक गार्ड जो दिखने में उन सब का हेड लग रहा था, वो इंदर को घबराते देख डाउटफुल एक्सप्रेशन के साथ बोला, बॉस आप इतने घबराए से क्यों लग रहे हैं? वो बस एक बिजनेसमैन ही तो है, ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर लेंगे? पर आप जिस तरह से घबराए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आज वह आपकी जान लेने आ रहे हैं। इतना बोल वो गार्ड इंदर के चेहरे को देखने लगा। उसकी बात सुन इंदर के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो अपनी काली नजरों से उस गार्ड को घूरने लगे। उसे इस तरह घूरता देखकर वो गार्ड बिल्कुल चुप हो गया और अपना सर नीचे झुका लिया। तभी इंदर उसे देख दांत पीसते हुए बोले, अगर वो बस एक बिजनेसमैन भी है तो उसमें इतनी ताकत है कि वह सूर्यवंशी एम्पायर को टक्कर दे रहा है। इसका मतलब है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। और अगर वो वही है तो वो यहाँ बस अपनी बिजनेस डील के लिए नहीं आ रहा है। इतना बोल वो उस गार्ड को देखने लगे। उनकी बात सुन सारे गार्ड्स ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी ऊपर के कमरे से उतर विभा नीचे आए और अपने सामने इतने सारे गार्ड्स को देख वह समझ गई कि यहाँ आने वाला इंसान कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। इतना सोच वो इंदर की तरफ बढ़ी और सोफे पर जाकर बैठ गई और उनके बीच होने वाली बातों को सुनाने लगी। तभी सूर्यवंशी हवेली के गेट से प्रथा अंदर आई। इस वक्त शाम का समय था। जैसे ही प्रथा अंदर आई उसने अपना पूरा घर गार्ड से भरा देखा। प्यो घर में ब्लैक सूट और हाथ में गन्स लिए गार्ड्स को देख एक पल को वो चौंक गई। तभी उसकी नजरों अपने डेट के सीरियस एक्सप्रेशन पर पड़ी तो वो समझ गई कि कोई तो बात है। कुछ ऐसा है जो शायद उसे पता नहीं है या कुछ ऐसा है जो उसे शायद पता होना चाहिए। इतना सोच वो अंदर आने लगी, पर अपने डेट के चेहरे पर थोड़े डर के भाव देख उसकी आंखें छोटी हो गई। लेकिन सुबह हुई लड़ाई की वजह से उसने अपने डेट से कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। वह चुपचाप आगे बढ़ उन गार्ड्स को घूरते हुए अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ ब्लू डायमंड पैलेस में दिग्विजय, रिद्धि और ओमजा जी हॉल में खड़े थे। पैलेस के बाहर लगभग 12 से 15 ब्लैक कलर की लग्जरियस एसयूवीएस खड़ी थी। पैलेस के अंदर का माहौल काफी सर्द था कि तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ प्रत्युष नीचे आया और उसके ठीक पीछे मृदुल था। दोनों किसी बात पर डिस्कस करते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे। दोनों के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। हॉल में पहुंच प्रत्युष ने एक नजर सबके चेहरे को देखा और कुछ बोलने को हुआ कि तभी गेट पर से किसी के अंदर आने की आवाज आने लगी। यह आवाज सुन सबकी नजरें पैलेस के गेट पर चली गई। पैलेस के गेट से अंदर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि डेविड था। उसे देख मृदुल की भौहें चढ़ गई। वही प्रत्युष की आंखें कठोर हो गई। डेविड के हाथों में इस वक्त एक फाइल मौजूद थी और यह वही फाइल थी जो कुछ दिन पहले डेविड ने प्रत्युष को दिया था। जब प्रत्युष की नजर इस फाइल पर गई तो उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। उसकी ऐसी स्माइल देख किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मृदुल का दिमाग सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चलने लगा। वो समझ चुका था कि आज प्रत्युष वहां उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका बॉस बनकर जाएगा। तभी प्रत्युष डेविड को देख कड़क लहजे में बोला, सारी तैयारी हो चुकी है। इस पर डेविड ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, यस बॉस, आपने जैसा कहा था सब कुछ तैयार है। वो इतना बोल प्रत्युष के भयानक चेहरे को देखने लगा। तभी पैलेस के गेट से एक और आवाज आई तो सबकी नजरें पैलेस के गेट पर चली गई। गेट पर विकल्प और ऋषभ खड़े थे, जिन्हें देख ओमजा के चेहरे पर खुशी छा गई। वही विकल्प हल्की स्माइल के साथ सबको देख रहा था, पर ऋषभ बिल्कुल सीरियस था क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि विकल्प के चेहरे की स्माइल बस दिखाने के लिए है। उसके अंदर जो तूफान उठ रहा है उसे प्रत्युष भाई के अलावा और कोई महसूस नहीं कर सकता। तभी ओमजा विकल्प को देख खुश होते हुए बोली, विकू आ गया तू। कितना इंतजार करवाया बेटा, कब से तेरा इंतजार कर रहे थे हम लोग। इतना बोल वो विकल्प की तरफ बढ़ गई। अपनी माँ की बात सुन विकल्प के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान तैर गई। उसने हंसते हुए अपने बाहें फैला दी और अपनी माँ की तरफ बढ़ गया। ओमजा जी झट से आकर उसके गले से लग गई। अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर ओमजा जी को बहुत सुकून का एहसास हो रहा था। तभी विकल्प फिल्मी स्टाइल में मजाक करते हुए बोला, आपने पुकारा और हम दौड़े चले आए। इतना बोल वो फिर कुछ सोचने की एक्टिंग करके बोला, नहीं नहीं, आपसे मिलने के लिए तो हम उड़ते हुए आए हैं। उसकी बात सुन सभी के चेहरे पर एक हंसी छा गई।
तभी ऋषभ विकल्प के पीछे से निकलकर आगे आया और ओमजा को देख मजाकिया स्टाइल में बोला, पाए लागू आरटीजी। ऋषभ के ऐसे बोलने से ओमजा चौंक गई और उन्हें ऐसे देख ऋषभ खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देख ओमजा जी ने उसके कान पकड़ लिए और उसे मोड़ पर बोली, बदमाश, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू मुझे आंटी नहीं छोटी माँ बोला कर, तो तू मानता क्यों नहीं है? जैसे मैं विकल्प की माँ हूँ और उससे बहुत प्यार करती हूँ, वैसे ही मैं तेरी छोटी माँ हूँ, समझा? इतना बोल ओमजा जी उसके कान को जोर से मोड़ देती है। ओमजा के ऐसे कान मोड़ने से ऋषभ दर्द से कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, आंटी नहीं बोलूंगा, छोटी माँ दर्द हो रहा है, मेरा कान छोड़िए। इतना बोल वो ओमजा के हाथों अपना कान छुड़ाने लगा। ऋषभ की आते आते ऐसी खातिरदारी देख सबके चेहरे पर हंसी आ गई। लेकिन वहां एक शख्स ऐसा था जिसके आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। उसकी आंखें बस किसी भी पल आग उगल सकती थी। वो अपनी सर्द नजरों से अपने परिवार को देख रहा था कि तभी विकल्प की नजर उसके सामने खड़े उसके बड़े भाई पर पड़ी। प्रत्युष अपनी डार्क नजरों से विकल्प को ही देख रहा था। प्रत्युष को देख विकल्प की हंसी तुरंत ही गायब हो गई और चेहरा भी धीरे धीरे डार्क हो गया। तभी विकल्प आगे बढ़ रिद्धि और दिग्विजय जी के पैर छुए। दोनों ने उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद सुन विकल्प हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी उसकी नजर मृदुल पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए उसकी देख रहा था। उसे देख विकल्प उसकी तरफ बढ़ गया। विकल्प को देख मृदुल ने उसे गले लगा लिया। मृदुल विकल्प को अपना छोटा भाई मानता था। विकल्प ने भी कभी मृदुल को प्रत्युष से कम नहीं समझा। तभी प्रत्युष की जोरदार आवाज उसे हाल में गूंज गई। प्रत्युष अपनी माँ और मिस्टर एंड मिसेस सिंघल को देख बोला, आप तीनों हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, वहां सिर्फ हम जाएंगे। ये सुन ओमजा जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने घबराते हुए प्रत्युष को देख कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम वहां अकेले नहीं जा सकते। ओमजा जी के ये कहते ही प्रत्युष ने अपनी माँ को एक नजर देखा। अपने बेटे की गुस्से से भरी आंखें देख ओमजा बिल्कुल चुप हो गई। प्रत्युष की बात के सामने वो कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि वह चाहे कुछ भी कर ले पर प्रत्युष उन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। तभी रिद्धि जी प्रत्युष को देख बोली, बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम हमें साथ चलने से मना क्यों कर रहे हो? तय तो यही हुआ था ना कि हम सब साथ जाएंगे, तो फिर ऐसे अचानक तुमने मना क्यों किया? इतना बोल रिद्धि प्रत्युष के चेहरे को देखने लगी। लेकिन रिद्धि जी के सवाल का जवाब प्रत्युष नहीं बल्कि मृदुल देता हुआ बोला, माँ आप तीनों जानते हैं कि वहाँ कितना खतरा है, लेकिन फिर भी आप वहाँ चलना चाहते हैं। थोड़ा सोचिए इस बारे में कि क्या आप लोगों का उस जगह जाना ठीक है। और अगर प्रत्युष कह रहा है तो वो कुछ सोच कर ही कह रहा होगा। आप लोग उसकी बात समझिए। अभी आप लोगों का वहाँ जाना ठीक नहीं है, अभी हमें हमारे तरीके से डील करने दीजिए। इतना बोल मृदुल अपनी माँ को देखने लगा। अपने बेटे की बात सुन रिद्धि कुछ बोल नहीं पाई। वही दिग्विजय जी की नजर प्रत्युष के चेहरे पर टिकी थी, जो दिखने में काफी शांत लग रहा था, लेकिन उसके मन के अंदर की हलचल दिग्विजय जी अच्छे से समझ रहे थे। इसीलिए प्रत्युष के मन के भाव समझकर उन्होंने ओमजा और रिद्धि को देख कहा, प्रत्युष सही कह रहा है, इस वक्त हम तीनों का जाना सही नहीं है। वहां कुछ भी हो सकता है, वो लोग हमें देखकर न जाने कैसा रिएक्ट करें। इसलिए अभी प्रत्युष और बाकी सबको जाने दो, जब उसको सही लगेगा वह हमें खुद ही वहां ले जाएगा। इतना बोलूं वो ओमजा और रिद्धि को देखने लगे। दिग्विजय जी के कहने पर ओमजा ना चाहते हुए भी मान गई, पर उनके चेहरे पर उदासी और तकलीफ सब झलक रही थी। उनकी उदासी देख प्रत्युष के दिल में दर्द उठ रहा था। तभी वह अपनी माँ को देख बोला, मॉम, मैं नहीं चाहता कि आप वहां इस वक्त जाए। अब आप उस घर में उस घर की मालकिन बनकर जाएंगी। इतना बोल वो ओमजा के चेहरे को देखने लगा। वही ओमजा उसकी बात सुन थोड़ी हैरान हो गई। उन्हें प्रत्युष के मालकिन बनकर जाने का मतलब समझ नहीं आया। वही विकल्प भी प्रत्युष के चेहरे को कंफ्यूजन भरे नजरों से देख रहा था। तभी डेविड प्रत्युष को देख बोला, सर सारी तैयारी हो चुकी है, अब हमें निकालना चाहिए। उसकी बात सुन प्रत्युष ने अपना सर हाँ में हिला दिया और पैलेस से बाहर जाने लगा। उसके पीछे पीछे मृदुल, विकल्प, ऋषभ और डेविड भी चले गए। पैलेस से बाहर निकाल प्रत्युष की आंखें सर्द हो गई। इस वक्त पैलेस के बाहर बहुत सारी ब्लैक गाड़ियां खड़ी थी और करीब 20 से 30 ब्लैक सूट पहने गार्ड्स थे, जिनके हाथ में बड़ी बड़ी राइफल्स थी।
ये सब देख मृदुल समझ गया था कि प्रत्यूष वहां उसका दोस्त बनकर नहीं बल्कि उसका बॉस बनकर जाएगा। यानी कि प्रत्यूष अभी अपने माफिया फॉर्म में है। तभी प्रत्यूष ने डेविड को देख कहा, डेविड, याद रहे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई भी गलती की तो जान से मार दूंगा तुम सबको। ये सुन प्रत्यूष के सामने खड़े गार्ड्स कांप उठे। वह अच्छे से जानते थे कि प्रत्यूष कौन है और वह क्या कर सकता है। फिर प्रत्यूष कार में बैठ वहां से निकल गया। उसके पीछे सारी गाड़ियां तेज रफ्तार में ऋषिकेश की सड़कों पर दौड़ने लगी। ऋषिकेश की सड़कों पर एक साथ इतनी गाड़ियों का काफिला चलते देख सारे लोग हैरान रह जा रहे थे। इन गाड़ियों को देखकर ही लग रहा था कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा आदमी बैठा होगा। कुछ ही देर में वह सारी गाड़ियां सूर्यवंशी हवेली के बाहर आकर रुकी। हवेली के अंदर बैठा इंद्र सूर्यवंशी दरवाजे की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसे काफी सारी गाड़ियों के रुकने की आवाज आई थी। वह समझ चुका था कि आज जो यहाँ आने वाला है वह आ चुका है। वो अपने सिर घुमाकर एक नजर अपने असिस्टेंट सैम को देखता है। उसकी नजरों में उठ रहे सवाल को समझ सैम उसे चिंता न करने का इशारा करता है। ये देख इंद्र के चेहरे पर डर के भाव थोड़े कम होते हैं। इस वक्त इंद्र के बगल में उसकी बीवी विभा सूर्यवंशी भी बैठी थी। साथ ही इंद्र के आजू बाजू कुछ गार्ड्स मौजूद थे। बाकी के गार्ड्स गेट पर मौजूद थे। इतनी सारी गाड़ियों को गेट पर रुकता देख गार्ड्स के हाथ पांव फूल गए। तभी सारी गाड़ियों में से ब्लैक सूट पहने गार्ड्स बाहर आए। सबके हाथ में बड़ी बड़ी राइफल्स मौजूद थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह काफी ट्रेंड है। उन्हें देख सूर्यवंशी हवेली का गेट खुल गया। वही हवेली के अंदर हॉल में बैठे इंद्र और विभा को एक साथ बहुत सारे कदमों की दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। ये सुन इंद्र अलर्ट हो गया। सैम की नजरें भी दरवाजे पर टिक गई। तभी हवेली के गेट से बहुत सारे गार्ड्स एक लाइन में भागते हुए अंदर आए और दोनों साइड एक लाइन में खड़े हो गए। उन्हें देख इंद्र की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि उन सब गार्ड्स के हाथ में हथियार थे, जो देख इंद्र समझ गया कि आज की ये रात काफी मुश्किल होने वाली है। इससे ज्यादा इंद्र कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसे सामने से आते 3 लोग नजर आए। वह तीनों काफी लग्जरियस महंगे टक्सीडो में थे। उन्हें देख उनकी अमीरी का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता था। चारों लोगों के अंदर आते ही इंद्र की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि वह उन 3 लोगों को अच्छे से पहचानते थे। वह 3 लोग और कोई नहीं बल्कि मृदुल, विकल्प और ऋषभ थे। वही विभा भी उन्हें देख शॉक थी। तभी उन्हें देख इंद्र अपनी जगह से खड़े हो गए। वही जब वह चारों अंदर आए तो इंद्र की फटी हुई आंखें और उसकी ऐसी हालत देख सबके चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। तभी इंद्र उन्हें देख हकलाते हुए बोले, तुम सब यहाँ। उनकी बात सुन विकल्प ने सार्कास्टिक तरीके से कहा, तो आपको हम याद है? मुझे तो लगा हमें देखकर पहचान नहीं पाओगे आप, लेकिन याददाश्त अच्छी है आपकी। चलिए अच्छा है, हमें आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि हम कौन हैं। इतना बोल विकल्प डेविल स्माइल करते हुए इंद्र के चेहरे को देखने लगा। उसकी बात सुन इंद्र के चेहरे के भाव ही बदल गए। उन्होंने विकल्प को देख उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, तुम्हारे जैसे लोगों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। इन्हीं हाथों से तो तुम लोगों को धक्के मारकर बाहर निकाला था। उस खुशी और उस एहसास को मैं कभी नहीं भूल सकता। इतना बोल वो विकल्प के चेहरे को देखने लगे, जिसकी आंखें अब आग उगल रही थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए सुनिए डेविल्स डार्क प्रिंसेस का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स एफएम पर।